जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब का ये क्लेम है कि मुझे कत्ल करने के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इमरान खान साहब को इतना ज़्यादा यकीन क्यों है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब के भाई को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से फारिग कर दिया गया है। क्यों फारिग किया गया है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज फिर गौहर खान का ये कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनी और किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो पार्टी के अंदर मुज़ाकरात की बुनियाद पे इतनी ज़्यादा डिवीजन क्यों है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो धड़े हैं इस वक्त, और दोनों धड़े जो हैं वो मुख्तलिफ सिमतों में चल रहे हैं। एक धड़ा पुराने सियासतदानों का है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पुरानी वाबस्तगी रखते हैं। इन्हें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 26 साल इस पार्टी के अंदर हो चुके हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। जो ही इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए या इमरान खान साहब ने बनी गाला के अंदर बैठ के वहाँ पे बगावत का एक अलम बुलंद किया, तो साथ ही वो लोग उस फौरी तौर पे पार्टी के अंदर शामिल हो गए। ये जो नए लोग हैं इनको जुमा 8 दिन इस पार्टी में हुए हैं, और इसमें ज़्यादातर तादाद वकला की है। ये वकील हैं और इनका ज़ाहिर चैम्बर्स हैं और ये प्रैक्टिस करते थे और ख़ासे पॉपुलर वकील थे ये लोग। तो इन्हें जब देखा कि दूसरी पार्टी के जो पुराना धड़ा है वो गायब हो गया, या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, या फिर वो तितर बितर हो चुके हैं और अब वो पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते। तो ज़ाहिर एक स्पेस थी, और साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि पार्टी पॉपुलर बहुत है। इमरान खान साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर हैं, लोग उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए तड़पते रहते हैं। तो ये फौरी तौर पे आगे आए, और जब आगे आए तो इन्होंने वो स्पेस फिल कर ली। इमरान खान साहब को उस वक्त सूट करते थे, क्योंकि इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स के ऊपर हाथ डाला जा सकता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वकला के खिलाफ कभी मथा नहीं लगाएगी। और उसकी वजह यह है कि जब एक वकला तहरीक चली थी पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने वकला के साथ आइंदा नहीं लड़ना, बल्कि 2-3 ऐसे तबके हैं जिनके बारे में अफवाज पाकिस्तान का मुत्तफिक का फैसला है कि हमने इनको नहीं छेड़ना। उसमें वकला सबसे पहले आते हैं और उसके बाद उलमा कराम या दीनी तबका है। तो अफवाज पाकिस्तान उनके साथ भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती। तो इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि ये लोग जब तक मेरे साथ होंगे उस वक्त तक इनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं होगा, तो ये मेरा मौक़िफ़ बयान कर सकेंगे। दूसरा, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उन्हें वकला की फ़ीस नहीं देनी पड़नी थी, क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा केसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि अगर वो वकला को खड़ा करें तो वहाँ पर इमरान खान साहब को 3-4 अरब रुपये चाहिए थे। और ज़ाहिर है पार्टी के फ़ंड में तो इतने पैसे नहीं है, ना ही इमरान खान साहब की ज़ाती जेब में थे। तो ऐसा महसूस होता था इमरान खान साहब को कि अगर मैंने इन लोगों को स्पेस ना दी तो फिर मुझे बनी गाला बेच के या ज़मान पार्क बेच के मुझे फिर अपने मुकदमे लड़ने पड़ेंगे। तो उन्हें फ्री वकला भी दस्तयाब थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बाहें खोली और वकील इस पार्टी में आ गए, और आके उन्होंने वो सारी स्पेस जो पहले पुराने लोगों की थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए और पार्टी दोबारा पावर में आई और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली, तो वो जो पुराने लोग थे वो वापस आने शुरू हो गए। या हो सकता है रियासत ने ये सोचा हो कि इन लोगों को भी अब रिहा करना चाहिए, इनको भी मौका देना चाहिए ताकि पार्टी के अंदर जो है लड़ाई शुरू हो जाए। तो वो जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि हमारी कुर्सियों पे तो कोई और लोग बैठे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें माजी में हम सलाम लेने के लिए भी जिनके साथ तैयार नहीं होते थे, और वो सारा दिन हमारे दफ्तरों के सामने बैठे रहते थे, और वो ये कहते थे कि हमारी खान के साथ मुलाकात करवा दें, या खान के साथ हम एक तस्वीर बनवाना चाहते, लेकिन हम खान के साथ उनकी तस्वीरें भी नहीं बनवाते थे, लेकिन अब वो हमारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो पुराने लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और उनका ख्याल ये था कि इनको यहाँ से उठाना चाहिए। अब इनको उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि पुराने लोग जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान के अंदर सियासत मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक करते हैं, और जब ये ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगी, और जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगी तो फिर उन्हें वकला की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब वकला की ज़रूरत नहीं रहेगी तो इमरान खान की नेचर है कि वो यूज़ करने के बाद किसी भी शख्स को या किसी भी प्रोजेक्ट को पीछे फेंक देता है, तो वो इन वकला को पीछे फेंक देंगे और फिर हमें दोबारा स्पेस मिल जाएगी, हम दोबारा अपनी कुर्सियों पर आ जाएंगे। तो उन्होंने मुज़ाकरात का एक ढोल भी डाला और साथ साथ गुफ्तगू भी शुरू कर दी। तो उसमें आप देख लें जो पुराने लोग हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब हैं, शहरयार अफरीदी है, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब उनके अंदर शामिल हैं, असद कैसर साहब उसमें शामिल हैं,
और इसके अलावा बप्पी साहब उसके अंदर शामिल है, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इवन उस्मान डार साहब उसमें शामिल हैं जो पुराने हैं, जो ज़ाहिर है अभी वापस नहीं आए, लेकिन वो पार्टी के साथ उनका राब्ता है। तो इन सब लोगों ने कहा कि बस इनको उठाएं किसी तरीके से, क्योंकि ये साइड पे होंगे तो फिर ही हमारी दाल गलेगी। तो वो मुज़ाकरात चाहते हैं और बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ब्रिज बने और उस ब्रिज पे ये चलते हुए पार्टी जो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए और ये इमरान खान साहब तक पहुँच जाए। जबकि जो वकला हैं या जो नए लोग हैं उनको पता है कि अगर ये पुराने आ गए तो हम सब फारिग हो जाएंगे। तो वकला की जो सर्वाइवल है वो इसी में है कि खान साहब और बुशरा बीबी जेल के अंदर रहें और उसके बाद उनके मुकदमा चलते रहें और इन्हें मौका मिलता रहे कि ये जेल भी जाते रहें, इमरान खान साहब से मुलाकात भी करते रहें और अदालतों के अंदर भी इनके केस लड़ते रहें और फिर उसके साथ साथ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी वो बात करते रहें। तो अब ये बेसिकली दोनों के दरमियान लड़ाई। गौहर खान भी जानते हैं कि चेयरमैन मैं इसलिए हूँ कि इमरान खान साहब अंदर हैं और जो ही इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो फिर मैं तो चेयरमैन नहीं रहूँगा। उमर अयूब साहब भी जानते हैं कि मैं अगर अपोजिशन लीडर हूँ तो मैं इसलिए हूँ कि इमरान खान साहब अंदर हैं, और मैं अगर इमरान खान अगर बाहर आ गए तो मैं सारे अपोजिशन लीडर नहीं रहूँगा। और उसके साथ साथ हामिद खान साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं और बाकी जो जूनियर वकला हैं वो सब लोग शामिल हैं और उसमें खोसा साहब भी शामिल हैं। तो सबको मालूम है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया उस दिन हमारी दाल गलना बंद हो जाएगी। तो ये खान को अंदर रखना चाहते हैं, अपने आप को इन कुर्सियों पर रखना चाहते हैं और दूसरे लोग खान को बाहर लाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो गेम इसमें अटकी हुई है। जब पुराने लोग इमरान खान साहब से मिलते हैं तो उसके बाद बाहर आके वो ये कहते हैं नहीं जी मुज़ाकरात होंगे, और हम 3 लोगों के नाम दे दिए खान ने कि जाओ जाके मुज़ाकरात करो। और जब दूसरे लोग दूसरा धड़ा पहुँचता है तो बाहर आके कहता है जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई टीम नहीं बनी और अब खान आखिरी वक्त तक लड़ेगा, उसकी सिर्फ लाश बाहर निकलेगी। उसने कहा जी और माई डेड बॉडी, मैं बिल्कुल किसी तरह कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो ये लोग ना हलाशरी दे देते हैं और उसके बाद वो इस किस्म की ट्वीट्स कर सकते हैं। आज गौहर खान साहब के रेफरेंस से भी एक ट्वीट आई कि जी ये 3 जो रुकनी कमेटी है, कमेटी नहीं है, अलबत्ता खान ने कहा है कि अगर किसी के साथ बात हो तो फिर वो मुझे बताएं, यानी गौहर खान को बताएं या इमरान खान को बताएं, तो फिर वो फैसला करेंगे। तो ये एक क्लियर लड़ाई मौजूद है। एक साइड पे वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी साइड पे पुराने नज़रियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और इन दोनों की लड़ाई जो है वो मुज़ाकरात पे चल रही है। शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर है जी वो इस वक्त उनका काम ही ये है कि वो रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर वो ज़ेरे बहस भी रहते हैं, मौजूए बहस भी रहते हैं। मैंने पिछले दिनों इमरान खान साहब से रिलेटेड एक स्टोरी की थी जो ज़ाहिर है हर हल्के से हर जगह से कंफर्म, लेकिन उसके बावजूद शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर है मेरे साथ नाराज़ हैं। उनका कोई पता नहीं क्या मसला क्या है। उनका ख्याल ये है कि जब उन्होंने एक बदतमीज़ी मेरे शो में की थी तो मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए था। तो ज़ाहिर है मैं तो इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ। और दूसरा, मरवत साहब हैं बड़े शानदार इंसान, क्या मज़ेदार इंसान है कि अपनी पार्टी के साथ लड़ते हैं, फिर वो अपने ख़ानदान के साथ लड़ते हैं, फिर वो अपने दोस्तों के साथ लड़ते हैं, फिर वो मीडिया के साथ लड़ते हैं, फिर वो अपने वर्कर के साथ लड़ते हैं, फिर वो अपने हल्के के लोगों के साथ लड़ते हैं। तो उनकी लड़ाई जो है वो हर तरफ से है। तो अब को बहुत ही बड़ा, मेरा ख्याल है बड़ा ही सीना होगा किसी का जो शेर अफजल मरवत के साथ खड़ा होगा और फिर उनके ऊपर उंगलियां ऐसी ऐसी उठ रही हैं कि जो जाहिर है जिसका कोई जवाब नहीं है और ना वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं। जब खान साहब के पास जाते हैं तो उनका एक और ही तरीका होता है और जब वहाँ से बाहर निकलते हैं ऐसे सीना चौड़ा करके वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो बयानात देना शुरू कर देते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से बात करके अपने भाई खालिद लतीफ़ खान को उन्होंने मशीर बनवा लिया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, और ये मंजूरी इमरान खान साहब ने दी थी। लेकिन उसके बाद खालिद लतीफ़ साहब ने जो कुछ वहाँ पे किया, बल्कि 1.5-2 महीनों में ही कर दिया, उसने सबको हैरान कर दिया कि इनको इतनी जल्दी क्या है कि ये वो सब कुछ करना चाह रहे हैं जो अमूमन लोग 5 साल में भी नहीं कर पाते। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से आके मिले और उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए कि ये लोग जो हैं ये हमारी बदनामी का बायस बन रहा है, जिसमें एक खातून मिशाल यूसुफ़ज़ई भी शामिल हैं और उनकी वो स्टोरीज़ भी साथ ले गए थे जो उस वक्त अखबारात में चल रही थी और सोशल मीडिया पे चल रही थी। फिर उन्होंने खालिद लतीफ़ खान साहब का भी बताया और ये भी बताया कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर खान साहब ने कहा कि ठीक है, आप इंडिपेंडेंट है, आप अपनी टीम का खुद फैसला करें और जिसको आपने फ़ारिग करना है आप उसको फ़ारिग करते हैं।
तो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डी नोटिफाई कर दिया खालिद लतीफ़ साहब को, और जो डी नोटिफिकेशन है वो बड़ा ब्लंट है और ऐसे लगता है जैसे डिस्ग्रेस करके उनको निकाला गया है। बड़े आसान और अच्छे किस्म के तरीके होते हैं कि खुद ही कहा जाता है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और वो जो साहब होते हैं वो अपनी इज्जत रखने के लिए मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, या फिर उनको कहा जाता है कि आपकी दूसरी ड्यूटी दी जा रही है, आपको पोर्टफोलियो दूसरा दिया जा रहा है, तो दूसरे पोर्टफोलियो पे लगा के फिर आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी को बड़े ऑनरेबल तरीके से इज़्ज़त के साथ इक़्तिदार के कॉरिडोर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं खालिद लतीफ़ खान, उन्हें बड़ी बुरी तरह डी नोटिफाई किया गया और कहा गया कि वो इसी वक्त से फौरी तौर पे अपने ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है जैसे उनको धक्के दे के निकाला गया। तो अब शेर अफजल मरवत साहब जो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है गंडापुर साहब से बात करें जाके, लड़े उनके साथ भी, और शेर अफजल मरवत साहब ने अब वैसे कार्रवाई शुरू भी कर दी है गंडापुर साहब के ख़िलाफ़, तो वो बोलते रहेंगे। लेकिन मुझे महसूस ये होता है कि खान साहब अब बहुत ज़्यादा शेर अफजल मरवत साहब से हैप्पी नहीं हैं, और उसके बहुत सारे असरात आपको नज़र भी आ रहे हैं, जिसमें खालिद लतीफ़ खान साहब भी उसमें शामिल हैं। इमरान खान साहब ने एक और आर्टिकल छपवा दिया, और आर्टिकल बकौल लोगों के उन्होंने जेल के अंदर से लिखा या उन्होंने डिक्टेट करवाया। टेलीग्राफ के अंदर उनका आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ का बाकायदा नाम लिया, और नाम लेने के बाद उन्होंने कहा जी कि मैं जब इक़्तिदार में था तो इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे इक़्तिदार से निकाला, फिर मेरी पार्टी को क्रश करने की पूरी कोशिश की गई, और सबकी कोशिश थी कि ये पार्टी मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाए, इसका सफाया हो जाए। लेकिन 8 फरवरी के जब इलेक्शंस आए तो उन इलेक्शंस में पब्लिक मेरे साथ खड़ी होगी, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ क्या करें। उससे पहले इन्होंने मेरा सिंबल जो था वो वापस ले लिया था, मेरी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, मेरे उम्मीदवारों को बिठा दिया गया, और हलकों के अंदर फिर उन्होंने बड़े लेवल पे जेलसाजी भी की, वहाँ पे धांधली भी की। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं टेलीग्राफ के अंदर, और उसके बाद फिर ज़िम्मेदार वो आर्मी चीफ़ को समझते हैं, और बार बार उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम भी लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो मुझे कत्ल कर दें। मुझे कत्ल करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अब ये बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनका एक क्लेम ये है कि मेरी जान को ख़तरा है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसकी ज़िम्मेदार होगी अगर कुछ हुआ, और इनके पास क्योंकि एक सेकंड ऑप्शन नहीं बचा। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिसका इजहार करना ज़रूरी है। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जब आप किसी चीज़ को कंसीव करना शुरू करते हैं, बार बार उसका जिक्र करना शुरू करते हैं, बार बार किसी खदशे का, अंदेशे का इजहार करते हैं, तो फिर वो चीज़ होने लगती है। क्यों कहा जाता है दुनिया में जो कुछ हो रहा है या जो चीज़ भी दुनिया के अंदर आई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। इंसान ने सोचा कि मुझे उड़ना चाहिए तो उसने हवाई जहाज़ बना लिया। इंसान ने सोचा कि मुझे समंदर के अंदर तैरना चाहिए तो उसने आबदोज़ बना ली। इंसान ने सोचा कि मुझे दूर तक मुझे मैसेज देना चाहिए लोगों को तो उसने टेलीफोन बना लिया। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे एक थिंकिंग चिप लगी हुई है, ये उसकी मेहरबानी है। क्योंकि अगर इंसान यहाँ से यानी यहाँ से ना सोचता तो कभी वो उसका एक डायग्राम नहीं बना सकता, तो अगर वो डायग्राम ना बना सकता तो फिज़िकली चीज़ें मुमकिन नहीं थी। लिहाजा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप कहते रहते हैं, जो आप कन्विक्शन के साथ सोचते रहते हैं, अल्टीमेटली वो हो जाता है। तो इमरान खान साहब इतनी बार कह चुके हैं और मुझे महसूस होता है कि उनके जहन में, उनके सेल्स के अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और ये शायद बुशरा बीबी ने भी उनसे कहा हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई ऐसा हो जाए। तो खान साहब को चाहिए कि वो पुराने ख्यालात को छोड़ के कुछ नए ख्यालात यहाँ पे फीड करें, और ये सोचें कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है और उस पाकिस्तान को वो टर्न अराउंड कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो ये सोचना शुरू कर देंगे मुझे मारा जा रहा है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ पर सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब अब बराह रास्त यूनिफॉर्म के साथ टकरा रहे हैं। जैसे कि पिछले 2 दिनों से जनरल नज़ीर भट्ट साहब के बारे में कंपेन चल रही है, जो नैब के चेयरमैन है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका पोस्टर लगाती है उसमें वो यूनिफॉर्म वाली तस्वीर लगाते हैं, जबकि वो रिटायर हो चुके हैं। तो एक रिटायर शख्स है जिसका कभी फ़ौज के साथ ताल्लुक़ था, तो उसकी यूनिफॉर्म के अंदर तस्वीर लगाने का क्या फ़ायदा? आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहती है? तो वो बेसिकली कि पुरानी तस्वीर लगा के अफवाज पाकिस्तान को डिसग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ये जो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो आर्टिकल लिख दिया है उसके अंदर भी वो बराह रास्त फ़ौज को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने फ़ौज से लड़ना शुरू कर दिया है, और उनका ख्याल ये है कि दबाव इतना बढ़ा दें कि अल्टीमेटली फ़ौज इनके सामने सरेंडर कर जाए, जो मेरा नहीं ख्याल के मुमकिन है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी हकीकत है, और इस हकीकत को ना मानने वाला आदमी बड़ा बेवकूफ़ होगा।
अगर इमरान खान साहब ने कोई रास्ता निकालना है तो रास्ता वही है जो शिबली फराज साहब ने, उमर अयूब साहब ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने सजेस्ट किया था कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रिज बनना चाहिए, हमें कोई पुल तामीर करके उसके ज़रिए मामलात को सेटल करना चाहिए। तो अगर आप मामला सेटल करना चाहते हैं तो इस तरह ये मामला सेटल नहीं हो सकेंगे कि आप किसी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम ही लगा दें, और अगर आप किसी की यूनिफॉर्म को इस तरह मजाक बना लें तो इस तरह ये नहीं हो सकेगा। इमरान खान को बहरहाल पीछे हटना पड़ेगा और उसे अपने कुछ वकला को दरमियान में डाल के मामलात को सेटल करना पड़ेगा। तो मुझे इजाज़त दें, आज ये सिर्फ 3 मौजू थे जिस पे मैंने सोचा कि आपके साथ बात की जाए।